Hey guys, this is AP. Welcome back to my official YouTube channel AP Sir English. गाइस ये एसएससी CHSL के स्पीड टेस्ट है जो कि सैटरडे को ऑफलाइन क्लास में कंडक्ट कराया गया था। अगर आप में से किसी को इसका PDF डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं और इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF साथ ही साथ और बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें आपको बताई जाती हैं। आपको डेली न्यूज़पेपर वहाँ पर दिया जाता है, वोकैब सीट दी जाती है और भी इडियम फ्रेज दिए जाते हैं, कुछ और बातें भी बताई जाती हैं। तो वो सब आपको फ़ायदा मिलेगा, पेपर से रिलेटेड होती हैं सारी। और ये जो स्पीड टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सैटरडे को कंडक्ट कराया गया था, खासकर एसएससी CHSL के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन हमें फाइंड करना था, यहाँ पर एरर है। क्या कोई एरर है इस पार्ट में, बताना है हमें। तो देख लेते हैं जरा फटाफट। लिखा है द कार फ्लू ऑफ द रोड। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल। अब हमें पता है फ्लू यहाँ पर किसकी फॉर्म है, फ्लाई की। आपको पता है ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, फ्लाई फ्लाई फ्लू। ये सारी वर्ब की फॉर्म्स आपको आनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, ये हमारी बेस फॉर्म यानी B1 फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म है और ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, ये ज़रूर आनी चाहिए इसलिए क्योंकि आपको पता है ना, एक और वर्ब होती है फ्लो, है ना, जो पानी या नदी में बहने के लिए, जो ना नदी का जो पानी बहता है, पानी बहने के लिए या किसी चीज़ को बहने के लिए उसे फ्लो बोलते हैं। तो इसकी जो फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म वो फ्लोड होती है, फ्लोड फ्लोड, ध्यान दीजिएगा। और एग्जामिनर क्या कर देता है, एग्जामिनर इसी फ्लो को यानी इसकी थर्ड फॉर्म यूज कर लेता है बहने के सेंस में, जो कि गलत हो जाता है। पानी बहने के सेंस में जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लो की फ्लोड होती है, याद रखिएगा। तो ये काम की बात मैंने बता दिया। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है द कार फ्लू ऑफ द रोड, यानी कार इतनी तेज़ थी कि वो रोड से इस पार से उस पार हो गई, फ्लू ऑफ द रोड। एंड फेल, फेल आपको पता है अगेन यहाँ पर फॉल की सेकेंड फॉर्म है। कौन सी, फॉल। फॉल कैसी वर्ब है, ये हमारी हैपनिंग वर्ब है, होना जिसका बोलते हैं ना, फॉल। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉलन, जैसे बोलते हैं यहाँ पर, फॉलन, FALLEN, फॉलन जो बोलते हैं। अच्छा, इसी की भी एक और बेस फॉर्म होती है फेल। ये फेल बेस फॉर्म है किसकी, जो कुछ काट कर गिरा देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल्ड। आपने पढ़ रखा होगा, फेल्ड हो जाएगी। इसकी थर्ड फॉर्म भी फेल्ड हो जाएगी। एक और वर्ब इसी से रिलेटेड होती है, बी फॉल। बी फॉल मतलब हम तब यूज करते हैं जब कोई कैलेमिटी अपने आप से आकर, जैसे कोई आपदा आके गिरती है, उसे बोलते हैं बी फॉल। तो बी फॉल की सेकंड फॉर्म बी फेल हो जाएगी, थर्ड फॉर्म बी फॉलन हो जाएगी। मैं सब कुछ आपको अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताना। मेरा मकसद ये है कि आप हर एक पार्ट को समझ पाओ और अगली बार अगर एग्जामिनर आपसे कोई एक ऐसी मिस्टेक दे जो आपको पता हो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर बार आपको ये नहीं पता होगा कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, बट हमें ये ज़रूर पता होता है कि हमें कितना प्रिपेयर होना पड़ेगा। हमें हर एक बारी चीज़ पर फोकस करना होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा होता है कि सेंटेंस किस पार्ट से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लिखी जाती है वहाँ पर। तो द कार फ्लू ऑफ यानी पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। एंड फेल, पार्ट बी में भी कोई एरर नहीं है। फेल इनटू द वैली, फेल इनटू यानी किसी चीज़ में, किसी चीज़ से, यानी ये हमारी कोई स्थान है, पदार्थ है ना, प्लेस है, और उसमें से जाकर कोई चीज़ नीचे गिरना किसी क्लोज एरिया में, इनक्लोज एरिया में, तो इनटू बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली, है ना, घाटी में जाके गिर गई। क्यों घाटी में गिर गई, उसका रीज़न दे रखा है, कंजंक्शन ऑफ रीज़न होता है, बिकॉज, बिकॉज को कंजंक्शन ऑफ रीज़न बोला जाता है। तो रीज़न ये था कि हरीश वॉज ड्राइविंग फास्टर। अब देखो यहाँ पर हरीश भाई साहब जो थे वो बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहे थे। अब यहाँ पर जो डिग्री यूज की है फास्ट की, ये फास्टर कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है। क्या यहाँ पर किसी चीज़ की तुलना की जा रही है, क्या किसी और किसी की चीज़ के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। यानी पार्ट सी में जो फास्टर जो कंपैरेटिव डिग्री दे रखी यही गलत है। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, फास्ट होना चाहिए था। फिर से एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, फास्ट अपने आप में नाउन भी बनता है, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी बनता है, फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी बनता है। इसलिए एडवर्ब फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि फास्टली कोई क्या वर्ड होता है, नहीं, कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि फास्ट अपने आप में एडवर्ब बन जाता है, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव बन जाता है, फास्ट अपने आप में नाउन बन जाता है। ये आपके अंदर गट्स होनी चाहिए कि आपको पता कर पाएँ सेंटेंस में कि ये जो वर्ड यूज किया गया है वो कैसे है। और यकीन मानिए जब तक आपको ये नहीं पता हो पाएगा कि ये जो वर्ड सेंटेंस में यूज किया गया है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कन्वे कर रहा है मीनिंग, तब तक आप समझ लीजिए मेरी इंग्लिश या आपकी इंग्लिश, जो आपकी इंग्लिश है ना, वो परफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब लेवल की। परफेक्ट तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, बट ऑन दी वर्ड्स ऑफ परफेक्शन तो हम आ सकते हैं, बट आप वहाँ से भी नहीं पहुँच पाएंगे। समझिएगा, रटी रटाएँ चीज़ें आपको कहीं की नहीं छोड़ेंगी। आप
कॉन्सेप्ट बेस से पढ़िए, हर चीज़ अच्छे से समझिएगा। तो फास्ट जो है अपने आप में एडवर्ब भी होती है, फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि शी रन्स वेरी फास्ट, अब यहाँ पर जो मैंने कहा शी रन्स वेरी फास्ट, इसमें यहाँ पर जो फास्ट मैंने लिखा है शी रन्स, अगर मैं लिख दूँ आपको शी रन्स वेरी फास्ट, अगर मैंने जैसे जल्दी में ये लिखा तो यहाँ पर जो फास्ट है एडवर्ब है। किसको एडवर्ब है? क्यों? क्योंकि ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब ही तो होता है। ये हमारी यहाँ पर एडवर्ब हो गई। फास्टली नहीं लिखेंगे, कोई वर्ड नहीं होता है। और जैसे मैं कहूँ कि फास्ट बॉलर है ना, जैसे मैंने कहा फास्ट बॉलर, अब जैसे मैंने फास्ट बॉलर लिखा तो आपको पता है बॉलर जो है वो नाउन है। बॉलर क्या है? वो नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर क्या हो गया? फास्ट एडजेक्टिव हो गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। तो किस पार्ट में एरर करेंगे? सी पार्ट में एरर करेंगे। फास्टर ना होकर क्या लिखेंगे? सिंपली फास्ट लिखेंगे, याद रखिएगा। बहुत तेज़ी से चला रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यू मे चूज़, अब हमें पता है यू सब्जेक्ट हो गया, मे हमारी मोडाल है। मोडाल के बाद आपको पता है वर्ब की V1 फॉर्म आती है। चूज़ V1 फॉर्म है, बिल्कुल सही है, यानी पार्ट ए में कोई एरर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर नहीं बताता हूँ, मैं आपको हर एक पार्ट का सोल्यूशन बताता हूँ कि क्यों सही है और क्यों गलत है। आप रीजन समझिए। फिर आगे दे रखा है एनी है, फिर लिखा है ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। क्या आपको पता है कि एनी का यूज़ हम दो के लिए किसी एक में, दो में से किसी एक को बेहतर बताने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एनी का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एनी की जगह पर हमें ईदर लगाना पड़ेगा। ईदर, अच्छा कुछ लोग इसे ईदर बोलते हैं, कुछ लोग आइदर बोलते हैं, दोनों लोग सही है। अमेरिकन में से आइदर बोला जाता है, ब्रिटिश में से ईदर बोला जाता है, दोनों सही है। यहाँ पर हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज पढ़ते हैं क्योंकि हमारी जो कम्पिटिटिव लैंग्वेज है वो ब्रिटिश लैंग्वेज है। तो यहाँ पर एनी ना होकर क्या हो जाएगी? ईदर हो जाएगा, ईदर। आप समझ सकते हो ना। यू मे चूज़ ईदर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, यानी दो सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको पता है ईदर जो यूज़ किया जाता है वो 1 ऑफ 2, यानी कि दो में से एक को चूज करने के लिए किया जाता है। ईदर दो में से कोई एक, चाहे एक ये दो चीज़ें हैं, एक ये है एक ये है, तो चाहे आप ये चूज कर लो चाहे आप ये चूज कर लो। ध्यान दीजिएगा, जैसे ईदर लगाते हैं। और नीदर अगर लिखना हो तो नीदर में से मतलब कि 0 ऑफ 2, यानी कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। दो के लिए ईदर और नीदर लगाते हैं, ईदर पॉजिटिव नीदर नेगेटिव के लिए। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि इस पार्ट में किस पार्ट में एरर करेंगे? बी पार्ट में एरर होगी। इस पार्ट में 77 में बी पार्ट में एनी की जगह पर ईदर लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 78 में अगेन एरर है हमारा, लिखा है द रेजिडेंट्स अपोजिशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपस्ट्रॉफी लिखा है, रेजिडेंट्स के ऊपर अपस्ट्रॉफी लगा है। यहाँ पर अपस्ट्रॉफी विदाउट एस वाला, क्योंकि हिसिंग साउंड है ना, प्लूरल है ना रेजिडेंट्स, इसलिए। तो अब प्लूरल का जो यस लगा हो लास्ट में उसका अपस्ट्रॉफी कैसे लगाते थे? अपस्ट्रॉफी विदाउट एस लगाते थे। तो रेजिडेंट्स अपोजिशन, अपोजिशन हमारा यहाँ मेन नाउन है तो यानी सिंगुलर है, तो इसकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, याद रखिएगा। द रेजिडेंट्स अपोजिशन टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स, किस चीज़ का अपोजिशन? अपोजिशन था इस चीज़ का, इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स का। फिर क्या कर दिया? रिकैंडल, यानी कि पुनः जागृत कर दिया। रिकैंडल मतलब है ना, किसी चीज़ को पुनः जागृत कर देना। हैज़ बिल्कुल सही है क्योंकि अपोजिशन सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हैज़ बिल्कुल सही है। हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, रिकैंडल मेन वर्ब है। हैज़ के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही लिखा है। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, अपोजिशन यहाँ पर मेन नाउन है, रेजिडेंट्स अपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स हैज़ रिकैंडल्ड एन ओल्ड डिबेट, एक पुराने मुद्दे को रिकैंडल कर दिया, पुराने मुद्दे को जागृत कर दिया, जिसे बोलते हैं ना, जागृत कर दिया, ताज़ा कर दिया। दबा हुआ मुद्दा था और ये मोबाइल इंस्टॉलेशन वाला जो मुद्दा हो गया, ये इसने इस पुराने मुद्दे को क्या कर दिया? जागृत कर दिया। एमंग दोज हु सपोर्ट द इंस्टॉलेशन, किन किन लोगों के बीच में? मान चलो कि ये दो लोग हैं, एक ये है और एक ये है। ये वो लोग हैं जो इंस्टॉलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मोबाइल जो टावर है इसका इंस्टॉलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मोबाइल इंस्टॉलेशन टावर को ये जो इंस्टॉल किया जा रहा है इसको विरोध कर रहे हैं। तो अब देखो दो ग्रुप हैं, अब जो दो ग्रुप के बीच में हमें पता है ना, एमंग नहीं लगाते हैं। एमंग का बीच हम दो से ज़्यादा के बीच में लगाते हैं। दो के लिए हमें क्या लगाते हैं? समझ में आ गया होगा, बिटवीन लगाते हैं ना, बिटवीन। तो यहाँ पर क्या एरर होनी चाहिए थी? देखिए बिल्कुल सिंपल से एरर है। आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट सही से आपने पढ़ रखे हैं, रटे रटाई चीज़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे और 5 से 7 मिनट में आप आराम से इंग्लिश पोर्शन कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पर लिखा है द रेजिडेंट्स अपोजिशन टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स हैज़ रिकैंडल्ड, ध्यान दीजिएगा, एन ओल्ड डिबेट अमंग दोज ना होकर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए था? बिटवीन दोज। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ पर अमंग की जगह पर क्या हो जाना चाहिए था? बिटवीन, है ना। बिटवीन जो लगता है वो दो चीज़ों, दो लोगों, दो पर्सन, दो ग्रुप के लिए लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो
तो यहाँ पर बिटवीन होना चाहिए था। बिटवीन किसके किसके में? बिटवीन दोज हु सपोर्ट द इंस्टॉलेशन एंड दोज हु फील दैट मोबाइल टावर्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। दो ग्रुप थे यहाँ पर। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर आपको रिकैंडल के सिनोनिम सुनना है तो सुन लीजिए, मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ को तरोताज़ा कर देना, तो यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ रीएनिमेट बोल सकते हो, रिचार्ज बोल सकते हो, रेजुबिनेट बोल सकते हो। रेजुबिनेट की स्पेलिंग पता है ना? REJUVENAT, ध्यान दीजिएगा। रेजुबिनेट कई बार पूछा गया है, रेजुबिनेट है ना। रिससिटेट वर्ड कई बार पूछा गया है, इसका सिनोनिम हो जाएगा रिससिटेट। रिससिटेट है ना, रिससिटेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिविटलाइज आपने वर्ड सुना ही रखा होगा, रिवाइव आपने वर्ड सुन रखा होगा, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 में क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा है। माई मदर थिंक्स वी आर, मेरी मम्मी ये सोचती हैं, वी आर हम डैश हैं, यंग युवा हैं, जवान है, अभी कम उम्र के हैं, टू हैव अ बेबी। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है यहाँ पर टू कॉम्बिनेशन आ रहा है, टू कॉम्बिनेशन, समझिएगा, टू कॉम्बिनेशन। इस टू के बीच में यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा या यंग आया है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। माई मदर थिंक्स वी आर टू यंग टू हैव अ बेबी, इसका मतलब ये है कि माई मदर थिंक्स दैट वी आर सो यंग दैट वी कैन नॉट हैव अ बेबी राइट नाउ। इस टाइप से बोला जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। तो टू का मीनिंग जो है वो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, आपको पता है ना। जैसे मैं कहूँ शी इज़ टू ब्यूटीफुल, तो ये गलत हो जाएगा। किसी को कॉम्प्लीमेंट अगर दे रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है आप उतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं जितना आपको नहीं होना चाहिए, मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टू का यूज़ कई तरीके से किया जा सकता है। इस टू का एक और यूज होता है भी, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो भी लगाते हैं जब लास्ट में, जैसे मैं भी वहाँ गया था, आई ऑल्सो वेंट टू, आई ऑल्सो भी लगा सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं आई वेंट देयर टू, है ना, इस टाइप से। तो ऑल्सो की मीनिंग भी देता है ये टू, याद रखिएगा, इसके यूजेस पे डिपेंड करता है इसकी मीनिंग। तो माई मदर थिंक्स वी आर टू यंग है ना, वी आर टू यंग टू हैव अ बेबी। यहाँ पर मच गलत हो जाएगा, मोर गलत हो जाएगा, वेरी गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी पार्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में फाइंड करना है, लिखा है टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इनटू प्रॉब्लम। अच्छा, बात ये कह रहा है कि कोशिश करना, किस चीज़ को कोशिश करना? समस्या का सॉल्यूशन देखना, है ना, समस्या को सॉल्व करना। टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इनटू प्रॉब्लम, यानी किसी समस्या को की इंक्वायरी किए बिना उस समस्या को सॉल्व करना क्या है? एनालॉजी जैसा सेंटेंस है। किसी समस्या की इंक्वायरी यानी किसी समस्या की जांच पड़ताल कर लेना कि समस्या की जड़ क्या है, उसके बिना अगर आप उस समस्या का सीधा हल ढूंढ रहे हो तो फिर वही बात हो गई। कौन सी बात हो गई? इज़ लाइक टेकिंग अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट डायग्नोजिंग, यानी आप सीधे सीधे बीमारी की पता नहीं कर रहे हो कि बीमारी की जड़ क्या है और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। तो बहुत ही अच्छा मीनिंग है, कोरिलेटिव वर्ड आपको यहाँ पर रखना चाहिए था। और ये एनालॉजी इसे बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में भी पूछा जाता है ये। तो ये सेम है। सो ऑप्शन नंबर कैसे कौन सा जाएगा? सी जाएगा। डायग्नोज का मतलब जानते हो क्या होता है? डायग्नोजिंग का मतलब होता है पता लगाना, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना, कन्फर्म करना ना, डिस्टिंग्विश करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा दूर का। रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पिन पॉइंट आपने वर्ड सुन रखा होगा, पिन पॉइंट, है ना, पिन पॉइंट भी इसका सिनोनिम पूछा गया है, किसका? डायग्नोज का। डिटेक्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो कई सारे सिनोनिम मैंने बता दिए। क्योरिंग का मतलब जानते हो, ठीक करने वाला। प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्राइबिंग मतलब कि जैसे सलाह देना, जो डॉक्टर साहब हमारे करते हैं, नुस्खा लिखते हैं, उसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब, है ना, इसी से बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, है ना, प्रिस्क्रिप्शन इसी का नाउन है। ऑपरेटिंग समझते हो, यानी सारी मीनिंग बता दिया। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81 देखते हैं। हाउ डिड यू, अब ध्यान दीजिएगा, हाउ डिड यू, अब आपको पता है डिड के साथ यहाँ पर वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, समझिएगा। हाउ डिड यू डैश इन द हाउस पार्टी व्हेन एवरीवन वाज स्टन्ड। व्हाट डू मीन बाय स्टन्ड? स्टन्ड मीन्स होता है भौचक्का होना, एकदम, है ना, फ्लाबरगास्टेड होना एकदम। तो स्टन्ड मीन्स एकदम भौचक्का हो गया, है, भौचक्का होना, उसे बोलते हैं स्टन्ड। बहुत ही स्टूफीफाई होना जिसे बोल सकते हो आप, अस्टाउंड होना बोल सकते हो, स्टन्ड होना बोल सकते हो, अमेज्ड होना बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड यहाँ पर इसकी मीनिंग हो जाएगी। तो कह रहे हैं हाउ डिड यू डैश इन द हाउस पार्टी व्हेन एवरीवन वाज स्टन्ड आफ्टर एलन एंड सैली
ब्रोकअप मीन्स क्या होता है, ब्रेकअप मतलब रिलेशन को तोड़ लेना, उसे बोलते हैं ब्रेकअप। तो ब्रेकअप की सेकंड फॉर्म ब्रोकअप है। ओवर अ पेटी थिंग, बहुत ही मामूली मुद्दे पर उन्होंने अपने रिलेशन को तोड़ दिया और इस चीज़ को लेकर वो क्या लोग थे, एकदम स्टन्ड थे। तो आप उस समय क्या करोगे, कैसे पार्टी में बातें करने, मतलब एक बात करने वाला माहौल पैदा करोगे, वो बात कह रहा है। तो सैटर्ड साइलेंस नहीं, साइलेंस चुप्पी, गलत हो जाएगा। ब्रेक द आइस बोलते हैं उसे, है ना। जैसे कोई डिस्कशन स्टार्ट करना हो उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। जब हम लोगों को चांस दिया जाता है था ग्रुप डिस्कशन करने में, जीडी करने में, तो हम लोग बोलते थे थैंक यू सर फॉर गिविंग मी चांस टू ब्रेक द आइस। इनिशिएट डिस्कशन के लिए हम क्या बोलेंगे, ब्रेक द आइस। यानी किसी मुद्दे को स्टार्ट करना हो उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। और चुप्पी साधने के लिए कीप मम बोलते हैं, कीप मम, है ना, मम, कीप मम, MUM, कीप मम। मम बोलो, देखो आपकी दोनों लिप्स जो है वो टच करके एकदम चुप हो जाती है, मम, कीप मम, इस टाइप से। तो कीप मम का मतलब होता है शांत होना, और ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना जिसे बोलते हैं। ड्रॉप द ग्लास नहीं होगा, प्रोवोक ऑल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 81 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रेक द आइस। तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही रेलेवेंट एसटी मैंने दिया है। और ऐसी एसटी आप बारी मतलब टाइम टू टाइम आती रहेंगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा। और बाकी जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, जो सीरीज चल रही है CHSL की 2020 की, वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो आप उसे भी देखते रहिएगा और यहाँ से स्पीड टेस्ट भी देखते रहिएगा। डबल फ़ायदा है आपका, जितना फ़ायदा उठा सको उठा लो आप, और अच्छा से एग्ज़ाम में करके आना बढ़िया सा मस्त होके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में फाइंड करना था सिनोनिम। ध्यान दीजिएगा, लिखा है विच वेस्ट एक्सप्रेसेस। सिनोनिम फाइंड करना था। सिनोनिम किसका, ट्रांजिएंट का। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, मोमेंट्री जिसे बोलते हो, क्षणिक। मोमेंट्री हो गया, टेम्परेरी हो गया। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेरी इसका सिनोनिम बताना था, तो टेम्परेरी इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेरी हो जाएगा। इफेमरल आपने वर्ड सुन रखा होगा, इफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल बोलते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है। मोमेंट्री वर्ड आपने सुनी रखा होगा, मोमेंट्री, है ना, मोमेंट्री, मोमेंट्री भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बोल सकते हो। एक वर्ड आपका पता है, फ्यूगासियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, मुझे पता है, फिगासियस था, या शायद हाँ फिगासियस था। जरा एक बार इस वर्ड को चेक कर लीजिएगा, फिगासियस, है ना, उसे भी बोलते हैं। ट्रांजिटरी आपको पता ही है, ट्रांजिटरी भी क्षणिक होता है। तो इसका सिनोनिम में फाइंड करना था, टेम्परेरी इज गोइंग टू बी और सिनोनिम। टाइमली नहीं होता, ड्यूरेबल मीन्स होता है लॉन्ग लास्टिंग, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है जो चीज़ आर से पार, इस पार से उस पार दिखे उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम अगर आपको सुनना चाहे तो ट्रांसलूसेंट बोल सकते हैं और पेलुसिड बोल सकते हैं। पेलुसिड की स्पेलिंग लिख लीजिएगा, PELLU होना चाहिए था, LLU, पेलुसिड, है ना, पेलुसिड। ये भी इसका सिनोनिम होता है किसका, ट्रांसपेरेंट का, जिसका मतलब होता है आर से पार, इस पार से उस पार, एक मतलब देख लेना। ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती है ना, इस पार से उस पार, उसे बोलते हैं। तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में फाइंड करना है हमें, अगेन सिनोनिम फाइंड करना था, रिटेलिएट। व्हाट डू मीन बाय रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब होता है पलटवार करना, बदला लेना, दोबारा, है ना, पलटवार करना जिसे बोलते हैं रिटेलिएट करना। रिटेलिएट कर दिया उन्होंने, तो ब्रेक मतलब क्या बोलते हैं उसे, बदला लेना, रिटेलिएट कर गया। तो रिटेलिएट का सिनोनिम अगर हमें फाइंड करना है तो जैसे कि एवेंज हो जाए, आपने वर्ड सुन रखा होगा एवेंज, है ना, रिवेंज हो जाए। एवेंज और रिवेंज में मैंने खूब डिफरेंस बताए हैं क्लास में, एवेंज हो गया, रिवेंज हो गया, है ना। रिक्वाइट वर्ड आपने सुन रखा होगा, रिक्वाइट, रिक्वाइट हो जाए, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। वेंज आपने वर्ड सुन ही रखा होगा, वेंज भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। एक कोई इसका ईडीएम आता है, टू सेटल वंस अकाउंट्स, है ना, वंस अकाउंट्स। देखिए जिन बच्चों ने इस एसटी को अटेम्प्ट किया है और सोल्यूशन भी देख लिया है, क्योंकि ऑफलाइन मैंने सोल्यूशन दे दिया है, वहाँ पर क्लास ही में बहुत ही डिटेल में सोल्यूशन दिया था। इससे ज़्यादा डिटेल में वहाँ पर ऑफलाइन क्लास में सोल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ पर 1.5 घंटे में हुआ था, यहाँ पर 25, 30, 40 मिनट में हो जाएगा। तो आप वो दोनों लोग देख लीजिएगा, जो नहीं इसे एसटी को दिए हैं वो भी देखें, और जो उन्होंने दिया है एसटी में अटेम्प्ट भी है किया है वो भी देखें, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपको रिटेलिएट का आंसर देना था, यानी सिनोनिम देना था, तो क्या हो जाएगा, एवेंज हो जाएगा। पार्डन का मतलब समझते हो, माफ़ करना होता है, किसी को माफ़ कर देना। करप्ट मतलब जानती हो। रिजॉइस का मतलब होता है खुशी होना, हैप्पी होना, उसे खुशी मनाना, रिजॉइस करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, 83 का। आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड करना था यहाँ पर अपोजिट यानी एंटोनिम फाइंड करना था। पॉसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कमी होना किसी चीज़ की, है ना,
कमी होना, उसे पॉसिटी बोलते हैं। अब पॉसिटी के सिनोनिम देख लीजिए पहले। पॉसिटी का सिनोनिम जैसे स्कार्सिटी आपने वर्ड सुन रखा होगा, स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। डर्थ आपने वर्ड सुन रखा होगा, DEARTH, डर्थ भी आपने वर्ड सुन रखा होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिफिशियंसी इसका सिनोनिम हो जाएगा, DEFICIENCY, डिफिशियंसी भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। शॉर्टेज आपको पता है इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेयरिटी आपको पता है इसका सिनोनिम हो जाएगा। मीगरनेस इसका भी सिनोनिम हो जाएगा, है ना। बड़ी अच्छा वर्ड है मीगरनेस, मीगरनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेफिसिट हो ही जाएगा। स्कैंटीनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा। बोलते नहीं स्कैंटी रेनफॉल, बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल हुआ, तो स्कैंटीनेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। बहुत सारे सिनोनिम मैंने बता दिए, सभी के लिए रिवीजन पॉइंट बढ़िया हो जाएगा। तो इसका हमें सिनोनिम पता चल गया पॉसिटिव का, और हमें पता करना है यहाँ पर एंटोनिम, तो उल्टा बताना है। यानी पॉसिटिव मीन्स होती है कमी, और हमें उसका एग्जैक्ट उल्टा बताना है, तो क्या हो जाएगा प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, अधिकता, जिसे बोलते हैं अबंडेंस, है ना। ABUNDANC, अबंडेंस का सिनोनिम प्लेथोरा का। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा प्लेथोरा। प्लेथोरा मीन्स होती है बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा में होना, बहुत ज़्यादा लार्ज में होना, उसे बोलते हैं प्लेथोरा। प्रोनाउंस करना जानते हो क्या होता है। परसुएट का मतलब होता है किसी को मनाना, राज़ी करना, क्वेश करना, कन्विंस करना, कोर्स करना, लेवर करना, ये सब परसुएट हो जाएंगे इसके मीनिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 85 का हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी लेना किसी को, है ना। दुश्मनी करना किसी से, दुश्मनी लेना, दुश्मनी मोल लेना जिसे बोलते हैं। तो बेलिकोज इसका सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल का। पग्नेसियस वर्ड आपने सुन रखा होगा, पग्नेसियस वर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा PUGNACIOS, है ना। पग्नेसियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। ट्रकुलेंट आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगते हैं कि ये एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, वो मैं ज़रूर आपको बता रहा हूँ। ट्रकुलेंट हो गया, जैसे रैंकरस वर्ड आपने कई बार सुन रखा होगा, है ना। अगर आप ST दे रहे होंगे या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या फिर मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो ज़रूर ये वर्ड्स मिल रहे होंगे, मेरे मुँह से सुनने को आपको ज़रूर मिल रहे होंगे। एंटागोनिस्ट आपने वर्ड सुनी रखा होगा, कितना आसान है, सभी को पता है। एंटागोनिस्ट होता है एक। एग्रेसिव वर्ड आपको पता है, बहुत ही लोकल वर्ड है, सभी को पता है। मेलिसियस बहुत ही लोकल वर्ड है, सभी को पता है। मेलिसियस MAL जहाँ पर लग जाए नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे मेलाफाइडी, है ना, इस टाइप से। माल प्रैक्टिस, इस टाइप से नेगेटिव वर्ड बना देते हैं। कॉम्बैटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका, हॉस्टाइल का। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना था एंटोनिम। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी लेना, और फ्रेंडली का मतलब फ्रेंडली नेचर हो जाना, है ना, एकदम फ्रेंडली। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका C। जॉयफुल मतलब खुशी, हेल्पफुल मतलब मददगार, वायलेंट मतलब हिंसक, है ना। एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वायलेंट, हिंसक। आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड करना है क्या नेक्स्ट। 86 में फाइंड करना है एक ऐसा वर्ड जो कि गलत या सही, 4 ऑप्शन में आपको पढ़ना है। चारों ऑप्शन में देखो यहाँ पर दे रखा है करेक्टली या रॉन्गली, जो भी 4 ऑप्शन पढ़ो उनमें से करेक्टली या रॉन्गली सिलेक्ट करो। समझ में आया कुछ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें नहीं पता है उसमें कोई करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर 3 करेक्ट हैं तो जो गलत है उसे फाइंड कर लो, अगर 3 गलत हैं तो जो करेक्ट है उसे फाइंड कर लो, ये बात कह रहे हैं। तो देखिए स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग आपको पता है पर होनी चाहिए, क्या होती है स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग, SPONTANEOUS होता है ना, EOUS होता है। तो EOUS किसमें है, A में है, यानी ऑप्शन नंबर A इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। स्पेलिंग कब सही होगी, स्पेलिंग आप लिखोगे बोलोगे, लिखोगे बोलोगे, जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो आपकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। कुछ लोग इसे बोलते ही हैं प्रोनाउंसिएशन, बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो लिखते समय भी वो गलत करते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन का सही प्रोनाउंसिएशन होता है, ना कि प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ध्यान दीजिएगा। तो स्पॉन्टेनियस की स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर A इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 में फाइंड करना था ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल, किसी भी ग्रुप वर्क के लिए जो सफलता हो ना, सफल होने वाला हो या डिस्टाइन टू बी सक्सेसफुल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज। ये सबसे बड़ी बात यह है कि सब कोई एक सेम पेज पे होना चाहिए। एक सेम पेज का मतलब कि एक ही राय पे होना चाहिए, सबकी राय एक होनी चाहिए, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सबके एक होने चाहिए ना। जैसे कितने लोग हैं, ये सब लोग हैं, इनके सबके पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो एक ही पॉइंट पर होना चाहिए ना, तो उसे बोलते हैं क्या, ऑन द सेम पेज। इसका मतलब है वो सारे के सारे जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी थिंकिंग एक जैसी होनी चाहिए, तब वो सक्सेसफुल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मीनिंग आपको पता ही चल गया होगा, क्या हो जाएगा, इन एग्रीमेंट, है ना। इस ऑन द सेम पेज का मतलब मीनिंग हो जाएगा इन एग्रीमेंट या फिर आर हारमोनियस होना, है ना, इन एग्रीमेंट या फिर हारमोनियस होना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए लिखा है थिंग्स इन अ सिमिलर वे, ऑप्शन नंबर D इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 में हमें फाइंड करना, वो भी हमारा ईडियम है, बैटन डाउन द हैचेज।
व्हाट वी कैन डू इज़ बैटन डाउन दी हैचेस। अब देखो अगर एक एक वर्ड की मीनिंग में बताऊँ, बैटन का मतलब क्या है, हैचेस का मतलब क्या है, तो ज़रा समझ लीजिए। बैटन का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध के रखना, जैसे दीवारों में, घरों में दीवारों के जैसे किसी चीज़ को बांध के देना है ना, ऐसे चारों तरफ से बांधी जाती है सरिया और ऐसे ऐसे टाइप से, तो उसका भी एक मतलब होता है बैटन। और दूसरा हैचेस का मतलब होता है जब चिड़िया अंडे देती हैं उसे बोलते हैं, नहीं, अंडों से बच्चों को निकालना, जब चिड़िया जो है अंडे से बच्चों को निकालती हैं उसे बोलते हैं हैच करना, है ना, अंडे से ना जिसे बोलते हैं। तो अब अलग अलग मीनिंग बताओगे, बट यहाँ पर ये ईडियम है, ईडियम की मीनिंग अपनी खुद की अलग मीनिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। बैटन डाउन दी हैचेस का मतलब क्या हो जाएगा, समझ पाएँ कुछ? इसका मतलब हो जाएगा किसी मुश्किल समय के लिए अपने आप को तैयार करना, किसी मुश्किल परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करना। जैसे आपको पता है ये परिस्थिति आ सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी महंगाई बढ़ रही है और बढ़ती रही, जैसे लग रहा है कि महंगाई और बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से अपने आप को मतलब तैयार करना कि हम कैसे आगे सिचुएशन हैंडल करेंगे, तो उसे बोलते हैं बैटन डाउन दी हैचेस, याद रखिएगा। तो कैसे बोलेंगे, टू प्रिपेयर फॉर अ चैलेंजिंग सिचुएशन, है ना, टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ चैलेंजिंग सिचुएशन, उसे बोलते हैं बैटन डाउन दी हैचेस। सो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। बड़े अच्छे इडियम्स हैं, लिख लीजिएगा इनको, अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो जरूर लिख लीजिएगा। ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है लिमिट निर्धारित कर देना किसी की, है ना, तो उसे बोलते हैं ड्रॉ द लाइन, है ना, इस टाइप से कोई लिमिट निर्धारित कर दी गया तो ड्रॉ द लाइन उसे बोलते हैं, है ना। टू सेट अ लिमिट ऑफ एट समथिंग, तो उसे क्या हो जाएगा, पुट द स्क्रू ऑन, गलत हो जाएगा, है ना। टर्न द टेबल्स, गलत हो जाएगा। एम एट द स्काई, गलत हो जाएगा। फिक्स अ लिमिट, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जरा बाकी इडियम देख लीजिएगा। फिक्स अ लिमिट, तो इसका आंसर हो जाएगा टर्न द टेबल का मतलब होता है सिचुएशन बदल देना, जैसे कि चल कुछ और रहा है, उथल पुथल कुछ और कर दें। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट में आर्मी जो वहाँ की थी उन्होंने वो सफल हो गई, टर्न द टेबल, उसने टेबल को पलट दिया, है ना, सिचुएशन बदल दिया, तो उसे टर्न द टेबल बोलते हैं। पुट द स्क्रू ऑन का मतलब क्या होता है, पुट द स्क्रू ऑन का मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? पुट द स्क्रू ऑन का मतलब बताइए। नहीं समझ में आया, जरा बता देता हूँ। पुट द स्क्रू ऑन का मतलब होता है किसी, जैसे कोई इंसान है उस पर इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना कि वो सच उगल दे, उसे बोलते हैं पुट द स्क्रू ऑन, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे बोलेंगे, एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन समबॉडी, ध्यान दीजिएगा, प्रेशराइज करना है किसी चीज़ को, तो उसे बोलते हैं पुट द स्क्रू ऑन। स्क्रू मीन्स होता है स्क्रू, ऑन मीन्स ऑन, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो डी वाला भी बड़ा अच्छा इडियम है, पूछा जाएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में फाइंड करना था सेंटेंस इंप्रूवमेंट, हाँ बिल्कुल सेंटेंस इंप्रूवमेंट फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। ही इज़ वेरी एक्टिव एंड विल फिनिश द वर्क विद इन नो टाइम। ही इज़ वेरी एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव है, एंड विल फिनिश और काम कर लेगा, विद द वर्क काम कर लेगा, विथ नो टाइम नहीं, इन नो टाइम। इन नो टाइम मतलब वेरी क्विकली, ध्यान दीजिएगा, वेरी सून जिसे बोलते हैं, वेरी क्विकली या वेरी सून उसे इन नो टाइम बोलते हैं। जैसे आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश इन नो टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, ऐसे बात में जैसे बोलूँ सेंटेंस में, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, इन नो टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। इन नो टाइम का मतलब हो जाएगा वेरी क्विकली और वेरी सून। तो इसका सही आंसर जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में फाइंड करना है, अगेन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। लिखा है जेम्स सैट देयर इन स्टन्ड साइलेंस, फिर से अगेन स्टन्ड वर्ड आ गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको बता चुका हूँ स्टन्ड मतलब होता है भौचक्का होना एकदम, है ना। जेम्स भाई साहब थे वो क्या थे, बैठे थे देयर इन स्टन्ड साइलेंस, ट्राइंग टू पॉन्डर ओवर, ध्यान दीजिएगा, टू ट्राई नहीं, ट्राइंग टू पॉन्डर ओवर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ट्राइंग टू पॉन्डर ओवर, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, पॉन्डर के साथ प्रपोजिशन ओवर आता है, ध्यान दीजिएगा, पॉन्डर ओवर व्हाट हिज फादर हैड रिमार्क्ड, कि उसके पापा ने क्या उस पर रिमार्क किया था, क्या उस पर टिप्पणी की थी, उस पर वो बैठा था बहुत ही भौचक्के होकर से सोचते हुए, क्या सोचते हुए, ट्राइंग टू पॉन्डर ओवर, ध्यान दीजिएगा, मतलब सोचने की कोशिश कर रहा था। पॉन्डर ओवर व्हाट हिज फादर हैड रिमार्क्ड, रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी करना किसी पर, तो उस पर टिप्पणी क्या की गई थी उसके पापा के द्वारा, उस पर वो उसी वजह से भौचक्के में बैठा था और कोशिश कर रहा था कि सोचे क्या,
एक्चुअल में क्या टिप्पणी की गई थी, क्या किया था पापा ने, क्या मुझ पर क्या टिप्पणी किए थे पापा ने, तो वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। ध्यान दीजिएगा, चीट वर्ड होता है, चीटर कोई वर्ड नहीं होता। हम लोग खूब बोलते हैं ग्रामर मतलब स्पोकन में, यू आर चीटर, शी इज़ चीटर, ही इज चीटर। चीटर एक्चुअल में कोई वर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चीट अपने आप में नाउन है और चीट अपने आप में धोखेबाज, चीट अपने आप में धोखा देना, यानी सब कुछ यही है, ध्यान दीजिएगा। तो चीट वर्ब भी है, चीट नाउन भी है, चीटर कोई वर्ड नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल सही लिखा है, आज चीट लिखा है। द मैन, अब आपको पता है जो हु होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है और ये जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ध्यान दीजिएगा। होम जो है ये आपको पता है ना क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से पता कर सकते हो, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से पकड़ सकते हो, और दूसरा आप थोड़ा इसे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा था कि अगर मैं लिखूँ द मैन टू होम आई सोल्ड, बिल्कुल सही है। अब देखिए ज़रा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टू प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर हु ना कर क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा, क्योंकि प्रपोजिशन होम, होम को प्रपोजिशन सॉरी ऑब्जेक्ट माना जाता है ना, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ही तो आता है। तो क्या हो जाएगा, द मैन टू होम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ चीट। वो आदमी जिसे मैंने अपना घर बेचा था वो क्या था, धोखेबाज था, ध्यान दीजिएगा। तो ये घर जिसने खरीदा था वो धोखेबाज था, यानी मैंने जिस इंसान को मैंने अपना घर बेचा था वो इंसान धोखेबाज था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, टू होम आई सोल्ड। मेरे सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 में फाइंड करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बड़े अच्छे वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इसके मैंने यहाँ पर देखो ओमनी रूट वर्ड काम कर रहा है। ओमनी मतलब होता है ऑल, जैसे बोलते हैं सर्वे सर्वा, जैसे बोलते हैं ऑल, है ना, ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल। ओमनी जहाँ भी लगा हो, चाहे ओमनी पोटेंट हो, चाहे ओमनी प्रेजेंट हो, ओमनी साइंट हो, या जो भी हो यहाँ पर, ओमनी डायरेक्शनल हो, इस टाइप से, तो उसका मतलब समझ जाइएगा। यहाँ पर जैसे लिखा है ओमनी प्रेजेंट, अब ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूद होना, यानी जो हर जगह मौजूद हो। यहाँ पर हमें मीनिंग किसकी बताना था, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा जो हर कुछ जानता हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं ना, यानी उसे ओमनी साइंट बोलते हैं। ओमनी साइंट, साइंट मीन्स होता है बहुत ही साइंटिस्ट, यानी कि पंडित वाला दिमाग, यानी सब कुछ जो जानता है। ओमनी मीन्स होता है ऑल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए रूट वर्ड से बहुत ही फ़ायदा मिलता है, और इस रूट वर्ड को मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में रूट वर्ड से वोकैब याद कराता हूँ, और अच्छे अच्छे रूट्स मैंने रूट वर्ड्स कुछ कवर कर लिए हैं और अभी चल भी रहे हैं। तो अगर आपकी डिमांड है कि यहाँ पर भी रूट वर्ड कवर कर दिए जाएँ तो मैं भी उसका वीडियो बना के दे दूँगा आपको, रूट वर्ड भी पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप अच्छे से पढ़ते रहें। तो यहाँ पर देख लिखा है ओमनी साइंट, ओमनी साइंट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वज्ञ, जो हर जगह प्रेजेंट हो उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। ओमनी मतलब यहाँ पर ऑल पोटेंट मीन्स होता है शक्तिशाली, जो सबसे शक्तिशाली हो उसे बोलते हैं ओमनी पोटेंट। क्या बोलेंगे, सर्वशक्तिमान जिसे बोलते हैं, जैसे गॉड। अलमाइटी मीन्स होता है सर्वशक्तिमान, इसका सिनोनिम हो जाएगा अलमाइटी गॉड, बोलते नहीं है। तो ये मैंने मीनिंग इसके बता दिया। जैसे ओमनीवोरास है, ओमनीवरस है ना, एक ओमनीवरस जो एनिमल होते हैं जो सब कुछ खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओमनीवरस जो मतलब कि प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उसे ओमनीवरस बोलते हैं। जो सर्वभक्षी होते हैं, सर्वभक्षी पशु। ओमनीलोकेंट वर्ड आपने सुन रखा होगा, ओमनी डायरेक्शनल वर्ड आपने सुन रखा होगा, ओमनी बस आपने वर्ड सुन रखा होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स होते हैं, बड़े आसान है रूट वर्ड से याद करना। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डिसएग्रीबल थिंग बाय एन एग्रीबल नेम, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। किसी कट वर्ड को बहुत ही इजी और लेस हार्श वर्ड में बोल देना, उसे क्या बोला जाता है, उसे यूफेमिज्म बोला जाता है। सी ऑप्शन में दे रखा है, यूफेमिज्म बोलता है। जैसे मैं कहूँ कि डाइड या डेड, है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ डाइड या डेड, डेड इज़ द पास, डेड इज़ द, या डेथ इज़ द, क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, डेथ इज़ द यूफेमिज्म ऑफ पास्ट अवे, सॉरी, पास्ट अवे इज़ द यूफेमिज्म ऑफ डेथ, ऐसे बोल दें, उल्टा बोल गए थे ना, कैसे बोलेंगे, ऐसे कोई कहूँ मैं, जैसे आपके आसपास में कोई बुजुर्ग इंसान ख़त्म हो गया तो ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोला जाता है कि ही इज़ डेड, ऐसे बोलेंगे ही पास्ट अवे, यानी कि जो पास्ट अवे है ये यूफेमिज्म है डेड का, समझिएगा। तो इस टाइप से यूफेमिज्म बोला जाता है उसे। एपिथेट क्या होता है, जिसे आप किसी चीज़ को, किसी इंसान के गुण या बुराई से इसका नाम दे देना, उसे एपिथेट बोलते हैं। एपिथेट से एपिटाफ से कंफ्यूज मत होइएगा, एपिटाफ अलग होता है, एपिथेट अलग होता है। एपिग्राम क्या होती है, जो आपके पोएम्स होती हैं वो उन्हें एपिग्राम बोलते हैं। यूलोजी क्या होती है, प्रशंसा करना, किसी का गुणगान करना, उसे यूलोजी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 में लिखा है अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर, एक बुक जो किसी अननोन ऑथर के द्वारा लिखी गई हो उसे क्या बोलते हैं, उसे गुमनामी बोलते हैं, एनोनिमस बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं, एनोनिमस।
ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस मतलब दुस्साहस होता है, जो बहुत ही ढीठ हो उसे ऑडेसियस बोलते हैं, इसी का नाम ऑडेसिटी बना है ना। एक्रीमोनियस मतलब कि एसर्डिक, जैसे एसर्बिक बोल सकते हो या फिर स्केदिंग रिमार्क्स बोल सकते हो, बहुत ही कटु वर्ड, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कट वर्ड, बहुत ही कड़वे वर्ड, उसे एक्रीमोनियस बोलते हैं, एक्रीमोनियस रिप्लाई बोलते हैं। बिटर बोल सकते हो, रैंकरस बोल सकते हो, असर्बिक बोल सकते हो ना, और सरकास्टिक बोल सकते हो इसको, स्केदिंग बोल सकते हो इसको। अब देखिए एसिडुअस का मतलब यानी ऑप्शन नंबर डी का, एसिडुअस का मतलब होता है जो बहुत ही परिश्रमी हो, बहुत ही इंडस्ट्रियस हो या डिलीजेंट हो, ध्यान दीजिएगा, डिलीजेंट हो, है ना, इंडस्ट्रियस हो। इंडस्ट्रियस जो होते हैं ना, बहुत ही मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस हो जाए, डिलीजेंट हो जाए आपका। सेडुलस आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना, सेडुलस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा किसका? और एसिडुअस का। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, है ना। मेटिकुलस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेबोरियस इसका आपको पता है सिनोनिम हो ही जाएगा। हार्ड वर्किंग भी आपको पता है। पेंस टेकिंग भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये सारे वर्ड आपको पता है। और एसियस भी बता दिया, एसिडुअस भी बता दिया, एक्रीमोनियस भी बता दिया, और एनोनिमस तो इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। अच्छा, जनरली आजकल होता है कि एग्जाम में क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है, बट अब मुझे पता है क्लोज टेस्ट पर आपको अच्छी खासी पकड़ हो गई, इसलिए मैंने इस बार पैसेज दिया है आपको। पैसेज में आपको आंसर फाइंड करना है। चलिए पैसेज देख लेते हैं फटाफट, बहुत ही अच्छा पैसेज है। लिखा है टीचिंग फैमिली वैल्यूज़ क्रिएट्स अ फाउंडेशन विच अलाउज, समझिएगा अच्छे से पैसेज पढ़िएगा, बहुत ही धीरे धीरे से, है ना। और आरसी कैसे किया जाए ये भी मैंने ट्रिक बता दिया है कई बार। आरसी कैसे किया जाए, अच्छे ढंग से पढ़ना और हर एक वर्ड को अच्छे उसकी लाइन को समझना, और पैसेज की टोन समझना कि वो किस बारे में बात की जा रही है उसकी, क्योंकि कभी कभी आपको वहाँ पर पैसेज की टोन भी पूछ ली जाती है कि पैसेज की टोन कैसी थी, हार्श थी, कैसी थी, इन्फॉर्मेटिव थी, या फिर क्या था, या फिर पैसेज का जो क्रक्स है, उसका सारांश है, जो मेन निचोड़ है वो कैसा है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो अच्छे से पैसेज को समझ करके तब आपको पढ़िएगा। लिखा है टीचिंग फैमिली वैल्यूज़ क्रिएट्स अ फाउंडेशन which allows your children to make healthy choices on their own. Teaching family values creates a foundation. किसी भी परिवार की सबसे बड़ी बात आजकल यही है कि अपने बच्चों को, जो है ना, अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज़ यानी कि जो हमारी नैतिक वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको सिखाना, उनको बताना। और यही बात यहाँ पर की जा रही है कि टीचिंग फैमिली वैल्यूज़ क्रिएट्स फाउंडेशन, न्यू क्रिएट करती है। किस चीज़ की न्यू क्रिएट करती है? ये फैमिली वैल्यूज जो आप बताएंगे, और वो न्यू क्या बनाएगी? विच अलाउज, वो यही अलाउ करेगी, क्या करती है? योर चिल्ड्रेन, आपके बच्चों को, टू मेक हेल्दी चॉइसेस यानी बहुत ही बढ़िया चॉइसेस बना सकेंगे वो खुद अपने दम पर। यानी जब वो बड़े होंगे, अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य होंगे, तब वो उनकी जो फैमिली वैल्यूज़ जो आपने नैतिक वैल्यूज़, जो आपने मॉरल वैल्यूज़ जो आपको उनको सिखाए होंगे, उसी से वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं, अपनी न्यू सही कर सकते हैं। ये मीनिंग यहाँ पर बताई जा रही है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। टीचिंग फैमिली वैल्यूज़ क्रिएट्स a foundation which allows your children to make healthy choices on their own, खुद अपने दम पर। The values you espouse, ध्यान दीजिएगा, the values you espouse का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर espouse का मतलब होता है adopt करना, समझिएगा, adopt समझते हैं ना, जिसे बोलते हैं ना adopt, यानी जो आप अपनाते हो। अडॉप्ट मतलब अपनाने वाला, अडॉप्ट बोल सकते हो, या फिर इसी को सिनोनिम यानी इसी स्पाउस का सिनोनिम इम्ब्रेस भी बोल सकते हो। इम्ब्रेस का मतलब आपको पता है ना, जैसे बोलते हैं ना, इम्ब्रेस मतलब हथिया लेना या गले लगाना, एक्सेप्ट करना, उसे भी बोलते हैं। एक्सेप्ट करना भी, सपोर्ट करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो अब जरा मीनिंग समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पर लिखा है द वैल्यूज़ यू स्पाउस, जो वैल्यू आप स्पाउस करते हो, आप अडेप्ट करते हो, आप इम्ब्रेस करते हो, आप सपोर्ट करते हो, जिन वैल्यूज़ को, है ना, जिन वैल्यूज़ को, जिन मॉरल वैल्यूज़ को, जो भी आपके अंदर आपकी नैतिक बातें हैं, वो जो आप आप स्पाउस करते हो, बनती हैं, बिकम योर चाइल्ड्स मॉरल गाइड, आपके चाइल्ड्स मॉरल गाइड बनती हैं, समझिएगा, आपके बच्चे की नैतिक मार्गदर्शक बनती हैं। मॉरल गाइड मतलब कि नैतिक मार्गदर्शक बनती हैं। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। जो भी वैल्यूज़ आप ग्रहण करते हो, आप एक्सेप्ट करते हो, जिस भी कंपनी में आप रहते हो, उसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है, ये बात सभी को पता है। और वही बात यहाँ पर मेंशन
मेंशन की गई है। द वैल्यूज़ यू स्पाउस, समझिएगा, एक वर्ड होता है स्पाउस, एक वर्ड होता है स्पाउस, SPOUSE, इसका मतलब होता है पति या पत्नी, हस्बैंड और वाइफ उसे बोलते हैं स्पाउस, लेकिन ये ई स्पाउस है, ये वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर स्पाउस का मैंने मीनिंग बता दिया है। तो क्या कह रहा है, द वैल्यूज़ यू स्पाउस बिकम योर चाइल्ड्स मोरल गाइड, ध्यान दीजिएगा, नैतिक मार्गदर्शक बनती हैं, एंड फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, क्या बनाती हैं, द कॉर्नर स्टोन, समझिएगा, कॉर्नर स्टोन मतलब क्या हो जाएगा, आधारशिला बनाती हैं आपके बच्चों की, ध्यान दीजिएगा, ऑफ हिज कॉन्सेंस, उसके खुद के विवेक का आधारशिला बनाती हैं। यानी कि जो वैल्यूज़ आप अपने अंदर स्पाउस करके रखे हो वही आपके बच्चों के लिए क्या हो जाएंगी, मॉरल गाइड होंगी, नैतिक मार्गदर्शक होंगी, और क्या क्रिएट करेंगी, क्या बनाएंगी, एक कॉर्नर स्टोर बनाएंगी, एक आधारशिला बनाएंगी खुद के कॉन्सेंस से, उनके खुद के विवेक से। बहुत ही अच्छी मीनिंग दे रहा है। वही हाल बोलते नहीं कि बच्चों को जैसी संगत में रखोगे वो वैसे ही ढल जाते हैं, यानी उनको अच्छे गुण बताओगे तो वो अच्छे बनेंगे और बुरे गुण बताओगे तो बुरे बनेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है परिवार की वैल्यूज़ का बच्चों पर, समझिएगा इस चीज़ को, बड़ा अच्छा मीनिंग है यहाँ पर। तो मॉरल वैल्यूज़ यहाँ पर हम सीख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ डू यू टीच, आप किस टाइप की वैल्यूज़ आप अपने बच्चों को बताते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पर किया गया है। इन आवर फैमिली, फिर रिप्लाई आया, वहाँ से क्या आया, रिप्लाई नहीं मतलब बात कही गई, इन आर फैमिली, हम अपने परिवार में, हमारे परिवार में, वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, हम बात करते हैं किसके बारे में, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की जो महत्वपूर्णता है, यानी जो महत्वता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी यहाँ से आपने, जो राइटर भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वैल्यूज़ डू यू टीच, फिर आगे पॉइंट आया, जवाब आया, इन आवर फैमिली, अपने परिवार में, वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, हम ईमानदारी की बात करते हैं, इंटेग्रिटी, अखंडता की बात करते हैं अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, फॉरगिवनेस, भूलने, माफ़ी की बात करते हैं कि माफ़ करना बहुत ही अच्छी बात होती है, जनरॉसिटी की बात करते हैं, उदारतापन यानी उदारपन की बात करते हैं, केयरिंग यानी परिचिंतक जिसे बोलते हैं, शुभ चिंतक, उसकी बात करते हैं कि कैसे दूसरों का ख्याल रखा जाए, उसकी बात करते हैं, कंजर्वेशन, संरक्षण, प्रकृति का कैसे संरक्षण किया जाए या किसी चीज़ का संरक्षण कैसे किया जाए उसकी बात करते हैं, रिस्पेक्ट फॉर द अर्थ एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और पृथ्वी का मतलब धरती माता के रिस्पेक्ट कैसे किया जाए इसकी बात करते हैं, रिस्पेक्ट करने की बात करते हैं, और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और बाकी जीवन के जो लाइफ के फॉर्म्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये सब हम अपने परिवार में बात करते हैं, बात कही गई है। वन ऑफ द वेज, एक रास्ता हो सकता है कई रास्तों में से, वन ऑफ द वेज है ना, ध्यान दीजिएगा, कई रास्तों में एक रास्ता हो सकता है, क्या रास्ता है, वी इनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ दीज वैल्यूज़ इज़ थ्रू आवर फैमिली मिशन स्टेटमेंट, अपने मिशन स्टेटमेंट में भी कुछ लोग शामिल कर लेते हैं कि हमारे मिशन स्टेटमेंट है, अपने बच्चों को ऐसी ऐसी बात हम सिखाएंगे, तो बड़ा अच्छा होता है बातें, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ऑल्दो, यद्यपि, सच वैल्यूज़ आर एक्सप्रेशंस ऑफ अ मैच्योर एडल्ट, हालांकि ये बात कही जाती है कि ऐसे जो एक्सप्रेशन हैं वो किसके एक्सप्रेशंस होते हैं, लगभग अमूमन ये बात कही जाती है कि अगर कोई चाइल्ड है जो अडल्ट हो जाता है, जो युवा हो जाता है, तो वो सब ऐसे एक्सप्रेशन ले लेता है, बट ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि ये फ़र्क बच्चों में पड़ता है, हालांकि वो समझदार हो जाते हैं बड़े होने पर, ये बात यहाँ पर कही गई है। हु हैज़ रियलाइज्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइफ एंड हर प्लेस इन इट, कि कौन, वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ कर गया लाइफ की, है ना, ध्यान दीजिएगा, एंड हर प्लेस इन इट, और अपना उसमें स्थान को रियलाइज़ कर गया कि हमारा उसमें स्थान क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या हैं, अगर वो समझ गया तो ये उसके एक्सप्रेशन होते हैं, बात कही जाती है यहाँ पर। चिल्ड्रन पजेस द बर्जनिंग, ध्यान दीजिए, इसे बर्जनिंग पढ़ेंगे, देखो लिखा है चिल्ड्रन पजेस मतलब होते हैं अधिकार करना किसी पर, चिल्ड्रन पजेस द बर्जनिंग इसे बोलेंगे। बर्जनिंग का मतलब क्या होता है, बर्जनिंग का मतलब होता है ग्रोइंग, है ना, जैसे बोलते हैं डेवलपिंग, तो चिल्ड्रन पजेस द बर्जनिंग इंटेग्रिटी टू ऑपरेट फ्रॉम दीज वैल्यूज़, बहुत ही अच्छी बात कही गई यहाँ पर। इवन दो, यद्यपि, आई यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी टू मॉडल और डिस्कस इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़, यद्यपि मैं हर एक को कोशिश करता हूँ कि हर एक जो इम्पॉर्टेंट इवन दो, यद्यपि, आई यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी, हाँ मैं हर एक अवसर को यूज करता हूँ बताने के लिए, टू मॉडल और डिस्कस इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को डिस्कस या मॉडल करने के लिए। आई एम टिकल्ड व्हेन, अब समझिएगा, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, आई एम टिकल्ड। अब देखो टिकल्ड का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं,
आई एम टिकल्ड का मतलब क्या था? वैसे टिकल्ड का मतलब आपने सुन रखा होगा, TICKLE। टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना। आप गुदगुदी करते हो ना, उसे बोलते हैं गुदगुदी करना। तो गुदगुदी का करना भी उसे बोलते हैं टिकल करना, इस टाइप से। या फिर टिकल करना एक और मीनिंग सेंस में यूज किया जा सकता है, जैसे बॉडी में कभी कभी ऐसी कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कुछ झंझनाहट टाइप का होता है शरीर में, उसे भी बोलते हैं टिकलिंग या टिकल। ध्यान दीजिएगा। और दूसरा टिकल होना, जब कुछ ऐसी बॉडी में फीलिंग आ जाती है जो अचानक से आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाती है, उस टाइप से भी उसे भी टिकल बोलते हैं। तो कई तरीके से यूज किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है टिकल्ड, आई एम टिकल्ड। इसका मतलब है आपने टिकल्ड को यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया है। ध्यान दीजिएगा, आई एम टिकल्ड, मैं टिकल्ड हूँ, यानी मैं खुश हूँ, मेरे अंदर मुस्कुराहट आई है। इस क्या किस चीज़ को लेकर मुस्कुराहट आई है? व्हेन आई विटनेस, जब हम ये विटनेस किए, जब हम ये देखे, जब हम परखे कि क्या वे देखे, माई चिल्ड्रन मेकिंग सच लाइफ अफर्मिंग चॉइस, मेरे जो बच्चे हैं ऐसा करते हुए, मेकिंग सच लाइफ अफर्मिंग चॉइसेस ऑन देयर ओन, खुद अपने दम पर। बहुत ही अच्छी बड़ी बात कही गई है। ऑल्दो मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, यद्यपि हेल्दी चॉइसेस बनाना, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो हेल्दी चॉइसेस बनाना क्या होगा? इज़ अ फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट। किसका फंक्शन है? डेवलपमेंट का है, कॉन्शियसनेस का है। आई सी माई चिल्ड्रन चूजिंग जनरॉसिटी, बहुत अच्छी बात कही है। मैं देखता हूँ माई चिल्ड्रन चूजिंग जनरॉसिटी ओवर सेल्फिशनेस, बहुत बड़ी बात कही है। जनरॉसिटी को चूज करते हैं सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थी, स्वार्थी होने से बेटर है वो क्या होते हैं? उदार होने को चूज करते हैं। फॉरगिवनेस ओवर ब्लेम, वो दूसरों को ब्लेम होने के बजाय फॉरगिवनेस, उनकी माफ़ी करने के पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंटेग्रिटी ओवर डिसऑनेस्टी, ईमानदारी पर ज़्यादा फोकस करते हैं ज़्यादा कि वो डिसऑनेस्ट हों ऑल द टाइम, हमेशा। ऑफकोर्स, यद्यप, हालांकि ऑफकोर्स मतलब कि हाँ, वास्तविक, रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है। क्या है? ऑफकोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? स्वाभाविक, निश्चित रूप से। ऑफकोर्स टीचिंग फैमिली वैल्यूज़ रिक्वायर्स दैट यू बिकम एन एक्सेम्पलरी रोल मॉडल। अगर आप टीचिंग जो फैमिली वैल्यूज़ टीच करना चाहते हो अपने बच्चों को, तो आपको एग्जाम्पलरी रोल मॉडल बनना पड़ेगा, अपना बहुत ही उल्लेखनीय रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको लीड होना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, इस टाइप से। लीडर मतलब वो पॉलिटिकल लीडर नहीं, लीडर का मतलब होता है जो नेतृत्व करे, आगे बढ़कर आए। फैमिली में लीडर होता है हर एक फैमिली में, जैसे बोलते हैं ना, जो परिवार को मुखिया होता है उसे लीडर बोला जाता है। तो लीडर का वही मतलब नहीं होता कि पॉलिटिकल लीडर, और भी बहुत सारे लीडर होते हैं। अ लीडर हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे, उसे लीडर बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, अ लीडर हु नोज़ द वे, गोज़ द वे एंड शोज़ द वे, जो रास्ता जानता हो, जो रास्ता बनाता हो और रास्ता दिखाता हो, उसे बोलते हैं लीडर। ये ऐसे लीडर नहीं होते हैं जो हमारे करप्ट लीडर हैं हमारे भारत देश में। क्या बताएं, क्या कहा जा सकता है? आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग फ्रॉम द वैल्यू यू स्पाउस, बहुत बड़ी बात फिर से अगेन कही गई। इफ़ यू आर नॉट एक्टिंग फ्रॉम द वैल्यूज़ यू स्पाउस, अगर आप उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो वैल्यूज़ आपने स्पाउस कर रखी है, जो आपने अडेप्ट कर रखी है, मॉरल वैल्यूज़, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं एक्ट कर रहे हो, देन योर चिल्ड्रन, तब आपके बच्चे विल लर्न, सीखेंगे, दैट हिपोक्रेसी यानी पाखंड, झूठ, इज़ एक्सेप्टेबल, यानी कि झूठ दिखावा एक्सेप्टेबल है। यानी बड़ी अच्छी बात कही गई यहाँ पर। ये कही गई है कि आप अगर मॉरल वैल्यूज सिखाते हो अपने बच्चों को तो उनका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। और फिर लास्ट में ये बताया गया है कि अगर आप उनको सिर्फ ये बताते हो कि ये काम करना है, ये नैतिक कर्तव्य है, बट आप नहीं करते हो, यानी आप सिर्फ नहीं करते हो, तो वो, इसका मतलब बच्चे यही समझेंगे कि ये सब दिखावा है, झूठ है, हिपोक्रेसी है। यानी समझिएगा, बहुत ही अच्छी मीनिंग दे रखा है। आप जरा आंसर लेते हैं, 96 का आंसर क्या हो जाएगा? एज पर द पैसेज व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फैमिली वैल्यूज इन चिल्ड्रन, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या होगा ट्रू वैल्यूज होंगे चिल्ड्रन में, उसमें क्या होगा आंसर? बताइए जरा, पढ़ लीजिए। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? इट कैन बी इम्बाइब्ड इन द चिल्ड्रन बाय प्रीचिंग, ऐसी तो कहीं बात नहीं की गई है, ये नहीं गलत होगा। दीज आर जस्ट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, नहीं, जस्ट डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, दीज आर, ये आपको ना सिखाना भी पड़ेगा। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, हाँ ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इट इज़ क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हेल्दी चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस बनाने के लिए उनको फैमिली वैल्यूज़ बतानी चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ बतानी चाहिए, नैतिक कर्तव्य जो है वो सब बताने चाहिए। फैमिली मिशन स्टेटमेंट विद प्रैक्टिसिंग इन एक्चुअल कैन हेल्प व्हाट? 96 का सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर मेरे हिसाब से। अगर पैसेज में कुछ आपको लगता है कि कोई और हो सकता है तो बिल्कुल आप आंसर दे सकते हैं, फ्री है, आंसर जरूर दीजिएगा। 97 में लिखा है हिपोक्रेसी एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज इज सिमिलर टू, जो हिपोक्रेसी डिस्क्राइब की गई है पैसेज में, वो किस इसमें जो सेंटेंस दे रखे हैं चार, इनमें से किसके समान सब डिस्क्राइब की गई है, किसके समान विवरण किया गया है? लिखा है अ पॉलिटिकल लीडर प्रीचिंग वैल्यूज़, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अ टीचर कमिंग लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कम ऑन टाइम, इसका मतलब
ये है कि पर्टिकुलर दिन पर टीचर वो जो है लेट आया और बच्चों से कह रहा है कि समय पे आओ, यानी खुद वो नहीं कर रहा है और बच्चों से कह रहा है कि समय पे आओ। ये मीनिंग हो सकता है, बट इसके जैसी कोई और क्या हो सकती है? क्या लिखा है? अ रेगुलर डिफ़ॉल्टर विदाउट यूनिफॉर्म। बिल्कुल बात सही कही। अ रेगुलर डिफ़ॉल्टर, जो लगातार डिफ़ॉल्टर कर रहा है, विदाउट यूनिफॉर्म, आस्किंग जूनियर्स टू बी यूनिफॉर्म ऑल द टाइम। अच्छा, जो खुद सीनियर जो है वो डिफ़ॉल्टर है, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आता है, लेकिन जूनियर्स को हमेशा कहता है कि यूनिफॉर्म में रहो। ये बड़ा अच्छा सेंटेंस है। यानी ये वही बात हो गई कि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं, वो खुद वैल्यूज़ बताते हैं कि ऐसा ऐसा करिए, बट वो खुद नहीं फॉलो करते हैं और बच्चों से कहते हैं तुम करो। वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो सीनियर है खुद यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं, बट अपने जूनियर्स को कहते हैं कि टू बी यूनिफॉर्म में रहो ऑल द टाइम, हमेशा। यानी सी ऑप्शन बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा पैसेज है। सारे के सारे प्रैक्टिकल आंसर हैं, ध्यान दीजिएगा। डी नहीं होगा यहाँ पर। अ फिल्म एक्टर एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट विच ही डज नॉट यूज़ हिमसेल्फ, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 97 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 का देख लेते हैं फटाफट। 98 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द वैल्यूज डिस्कस इन द पैसेज। यानी इनमें जो वैल्यूज़ हमारी डिस्कस की गई हैं चार ऑप्शन में, इनमें कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जो पैसेज में नहीं है? अ हस्बैंड रिस्पेक्टिंग व्यूज़ ऑफ हिज वाइफ ऑन लाइफ, बिल्कुल सही बात इसमें तो हो सकती है ना। parents respecting the individuality of their child, an income tax officer not taking huge sum of bribe, a marketing company advertising its product, ये कोई मीनिंग नहीं दे रखी, यही गलत होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। फिलहाल इसका थोड़ा सा मुझे आंसर डाउट में हुआ है, मतलब एग्जैक्टली समझ नहीं आया, बट डी ऑप्शन में तो डी के साथ जाऊंगा। अगर आपको कुछ और लगता है तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 99 में। 99 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ओनली प्रीचिंग ओवर प्रैक्टिसिंग इन एक्चुअल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कमिंग अहेड एंड डूइंग व्हाट यू से, व्हाट इज़ द नेसेसरी टू टीच फैमिली वैल्यूज़ का मतलब है आप आगे आकर नेतृत्व करें जो आप कह रहे हैं। सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड, है ना। हम लोगों ने एक ST सॉल्व कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम में आपका। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।